हाँ जी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इजीली। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स की मेंटर कोमल और आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो भाई क्लास 12 में आ गए हो तो नेशनल इनकम बिना पढ़े कैसे रह सकते हैं। तो आज ये है हमारी नेशनल इनकम की क्लास और इस क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के होते हैं 3 मेथड। ठीक है, नेशनल इनकम अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास है 3 मेथड। कौन कौन से मेथड हैं जी, बता दीजिए। अजय जी जल्दी से बता दीजिए कि कितने मेथड हैं। पहला मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड है भाई, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, हाँ जी ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा इनकम मेथड। तीसरा मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, हाँ जी ठीक है। ओके तो भाई क्या एग्जाम से क्या आएगा यहां से। भाई देखिए 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से आते ही आते हैं। तो कभी एक 4 मार्क का आ जाएगा तो उसके साथ +2 एक थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो बड़े अच्छे हो, मतलब थोड़ी अगर आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको 6 मार्कर अगर मिल जाए तो क्या ही कहना। तो आपको 6 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल मिल सकता है और आपको 4+2 यानी 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल और 2 मार्क की थ्योरी तो पक्का मिलेगी। प्लस इनसे आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे जो इनके कॉन्सेप्ट्स पे बिल्डअप होंगे। प्लस आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स भी इन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पूरा मिला के ये यूनिट कवर करना यानी वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर कवर करना हमारे लिए हो जाता है जरूरी, राइट। तो आज कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनकम मेथड। तो भाई सबसे पहली बात हमने ये सीखी कि हम किसी भी मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, चाहे हम इनकम मेथड से करें, चाहे हम इनकम मेथड से करें या हम एक्सपेंडिचर मेथड से करें या हम उसको वैल्यू एडेड मेथड से करें, या हम वैल्यू एडेड से करें, तो तीनों ही केस में आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या जोड़ रहे हैं कि भैया वैल्यू एडेड मेथड हो या इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, वैल्यूज जो है नेशनल इनकम जो निकलेगा वो हर केस में सेम ही निकलेगा, राइट। तो वैल्यू एडेड मेथड जो है वो सेम निकलेगा। यानी आज जब हम इनकम मेथड करेंगे हम नेशनल इनकम लगाना सीखेंगे। अगर सेम क्वेश्चन हमने एक्सपेंडिचर मेथड से किया और सेम क्वेश्चन अगर हमने वैल्यू एडेड मेथड से किया तो आंसर सेम आएगा। भाई मैम इतना फोर्स दे के बता रही है मतलब कुछ तो कुछ बात है ना। तो चलिए आज हम सीखेंगे इनकम मेथड। भाई इनकम कहाँ से आती है, भाई पैसा हम कहाँ से कमाएंगे। कोई हमको सैलरी देगा, कोई वेजेस दे देता है। ठीक है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहां से सैलरी वेजेस आ जाती है। कहीं आपकी प्रॉपर्टी है वहां से आपको रेंट मिल जाता है। भाई इनकम के सोर्सेज आपके क्या क्या हैं। ठीक है, आपको किसी ने पैसे उधार आपने किसी को दे रखे, वहां से इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, किसी को नब्स चेक करके बोल दी हाँ भाई तुझे बुखार है, ये ले तेरा प्रेस्क्रिप्शन, तो डॉक्टर की फीस आ जाएगी। आपने अगर किसी का इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर दिया है तो वहां से आपको इनकम आ जाएगी। तो इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब उनको हमको सही से जमा लेना है, क्लासिफाई जो है वो उनके हेड्स में कर देना है। तो हमारा बन जाएगा जी इनकम मेथड। भाई इनकम मेथड की शुरुआत कहां से करें, शुरुआत यानी स्टार्ट कहां से होगा। तो भाई जैसे वैल्यू एडेड मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, उन सब की स्टार्टिंग हमको जरूर सीखनी है। ठीक है, तो इनकम मेथड जो है वो हम स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करके। किससे स्टार्ट करते हैं जी, डोमेस्टिक इनकम से।
ठीक है, किससे करेंगे? डोमेस्टिक इनकम से स्टार्ट करते हैं। और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? वो होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट? जल्दी से बता दीजिए। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? फैक्टर कॉस्ट से। तो यहां से हमें अपना क्वेश्चन करना है स्टार्ट। और जाना कहां है? जाना क्या है? हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है जी नेशनल इनकम। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या है? क्या नाम है नेशनल इनकम का? नेशनल इनकम का नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहां पे? एट फैक्टर कॉस्ट। तो भाई जब हमने अपने गुरु मंत्र सीखे थे, जब हमने बेसिक अकाउंटिंग सीखी थी, तो फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये हमने सीखा था क्या होता है। नहीं सीखा हो तो आपको इसके पहले वाला वीडियो देखना है। तो नेशनल इनकम को हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आ गई बात समझ? तो डोमेस्टिक इनकम से स्टार्ट करके नेशनल इनकम पे आना है। और डोमेस्टिक की इनकम क्या होती है? वो होती है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और हमें कहाँ आना है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो बात आई समझ? चलें स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले क्या क्या चीजें चाहिए हमें? तो हमें चाहिए यहाँ पे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहले अगर हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या करना है? एम्प्लॉयज का कंपेंसेशन प्लस करना है। उसके साथ और क्या जोड़े? उसके साथ जोड़ेंगे हम ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या जोड़ेंगे हम? ऑपरेटिंग सरप्लस। और ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ हम क्या जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे मिक्स्ड इनकम। क्या जोड़ें जी? मिक्स्ड इनकम। क्या जोड़ लोगे? मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये तीनों मिलाकर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन मतलब आपने जो भी काम किया है उसके लिए आपको मिली हुई धनराशि आपका कंपेंसेशन होता है। किसको मिलेगा? एम्प्लॉयज को मिलेगा। कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, किसको मिलेगा? एम्प्लॉयज को, जो मेहनत कर रहे हैं, जो खून पसीने लगा के मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, उसे मिलेगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ऑपरेटिंग सरप्लस, जिस भी चीज का आपका बिजनेस है, आपका काम धंधा है, वहां से जनरेट हुई इनकम आपके लिए ऑपरेटिंग सरप्लस होती है। और मिक्स्ड इनकम होता है इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या होता है? इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। तो जो अपने खुद को सेल्फ एम्प्लॉय कर रखा है, जैसे डॉक्टर है, उसने अपना चेंबर खोल रखा है, खुद की क्लिनिक खोल रखी है, तो उसकी इनकम, लॉयर की इनकम, टीचर की इनकम, जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले रखी है कि खुद ही को एम्प्लॉय बना रखा है। स्टोर कीपर होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। किसी ने अपना एक छोटी सी दुकान खोल रखी है फोन्स रिपेयर करने की, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो मिक्स्ड इनकम किसकी इनकम है भाई? जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हैं उनकी इनकम है। तब यहां से एक एक करके चलते हैं। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में सबसे पहले जान लेना होगा। क्या क्या जान लेना होगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। भाई मैम ये आप EES हमेशा कैपिटल में क्यों लिखते हो? अभी पता चल जाएगा। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आ जाती है बात हमारी सैलरी एंड वेजेस आएंगे। किसमें? कैश में।
ठीक है जी, आ गए। और क्या आएगा? सैलरी एंड वेजेस काइंड में भी आएंगे, सैलरी एंड वेजेस आपके काइंड में भी आएंगे। जैसे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है, फूड अलाउंस मिल जाता है, ये सारा भी आता है आपके सैलरी एंड वेजेस इन कैश, और सैलरी एंड वेजेस इन काइंड भी आएगा, जिसको आपको बाद में रीइंबर्स, जैसे आपको अगर फूड मिल जाता है अपने ही ऑफिस में, ठीक है, लंच मिल जाता है, तो वो सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, ठीक है। और क्या आएगा? और आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या करना है हमको? सैलरी एंड वेजेस को ऐड कर देना है, कैश और काइंड को, और उसके साथ आएगा किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी आपका जो पेंशन वगैरह है वो जो आपको मिलता है, ठीक है, आपका पीएफ फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोविडेंट फंड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोविडेंट फंड, इसका एक हिस्सा एम्प्लॉय खुद के लिए जमा करता है और एक हिस्सा एम्प्लॉयर। तो जो एम्प्लॉय दे रहा है वो तो एक्सपेंस हो गया, वो तो उसके लिए एक्सपेंस हो गया, तो ये वाला तो नहीं आएगा। कौन सा आएगा? जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो इनकम में काउंट हो जाएगा, ठीक है जी, समझ गए। तो हमारी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आ जाना है? सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आगे बात समझ? तो ये हमने ऐड कर लेना है। अब हमको बात करनी है ऑपरेटिंग सरप्लस की, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारी कौन कौन सी इनकम आएगी? ऑपरेटिंग सरप्लस को हम लोग प्यार से ओएस भी बोल सकते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे हम इसको ओएस भी बोल देंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस भाई इसमें आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। क्या भाई, कैसे डिवाइड किया इसको? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम, और क्या होगी? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी। तो ये हो गई इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको प्रॉपर्टी से कौन कौन सी इनकम आती है? अब मैम बताइए, प्रॉपर्टी से क्या मिलेगा? आपका लैंड बिल्डिंग है तो वहां से आपको रेंट मिलेगा, ठीक है। आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं तो वहां से आपको कैपिटल से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आप ही की प्रॉपर्टी आपने किसी को दे दी तो रेंट, इंटरेस्ट, और आपने कोई किताब लिखी है, कोई म्यूजिक कंपोज कर दिया है, कोई स्टोरी आपकी खुद की है, कोई आपकी, उससे आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी रॉयल्टी। तो ये सारी इनकम जो है वो प्रॉपर्टी से आती है, कोई फिक्स्ड एसेट से, फिक्स्ड टैंजिबल इंटेंजिबल आपके एसेट से आएगी, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या आएगा? एंटरप्रेन्योरशिप से आएगा प्रॉफिट। क्या आएगा बच्चे? प्रॉफिट। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट के होते हैं 3 हिस्से, ठीक है। तो भाई कहानी सुनी है ना, प्रॉफिट्स के 3 हिस्से कैसे? भाई बिल्ली, वो कहानी सुनी है बिल्ली और आपके बंदर की कहानी, कि भाई बंदर जो है रोटी तोड़ के लाते हैं, आधी आधी नहीं कर पाते, बिल्ली बीच में आती है और कहती है मैं कर देती हूँ, तो वो आधी आधी थे उसमें से तोड़ दिए, भाई तेरा थोड़ा ज्यादा है, तेरा थोड़ा ज्यादा है, रोटी खुद खा के निकल जाती, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप
तो ऐसा होने नहीं देना बेटा। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को हम 3 भागों में बांट रहे हैं, लेकिन तीनों हम अपने पास ही रख रहे हैं। हम भाई बांटेंगे किसको, देखते हैं। तो प्रॉफिट के जो 3 हिस्से होते हैं वो होते हैं, पहला होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड होता है, ठीक है जी। डिविडेंड यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। भाई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में डिविडेंड बढ़ जाएगा। फिर आएगा हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। भाई अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होगा। उसका नाम क्या है मैडम? उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स, जो हम लोग फ्यूचर में ग्रोथ के लिए रिटेन करके रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, अपने पास रखते। तो प्रॉफिट में डिविडेंड आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई, और आता है कॉर्पोरेट टैक्सेस। कॉर्पोरेट टैक्सेस, तो भाई जितना भी पैसा आपने कमाया उसमें से आपका अगर प्रॉफिट देखा जाए तो वो होता है डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स और कॉर्पोरेट टैक्स। तीनों को मिला देंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आता है, ठीक है जी। तो हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस क्या हो गई? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, रॉयल्टी, प्रॉफिट, ठीक। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप हमको प्रॉफिट मिलता है। अब हमारा लास्ट क्या है? लास्ट हमारी बात थी मिक्स्ड इनकम की, जो मैंने पहले ही बता दिया है आपसे। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? मिक्स्ड इनकम, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये इनका क्या एग्जाम्पल बैठेगा? भाई क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? भाई डॉक्टर की इनकम जो होती है, जो लॉयर की इनकम होती है, जो किसी शॉपकीपर की इनकम होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए टीचर्स की जो इनकम होती है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी इनकम को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। तो ये सारा अगर हम मिला लें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यानी अगर हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें COE यानी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम करना पड़ेगा, राइट। COE का क्या क्या पार्ट अभी आपने पढ़ा? जल्दी से बता दो, COE क्या क्या पढ़ा है हमने? व्हाट इज COE? COE है हमारा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड प्लस कैश। तो काइंड और कैश में दोनों में हमारी वेजेस एंड सैलरीज आ जाती है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज, उसके साथ क्या आता है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। किसका कॉन्ट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, आई बात समझ आ गई जी। तो वेजेस एंड सैलरी ले ली, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ले लिया। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या लेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस में हमको क्या लेना है? ऑपरेटिंग सरप्लस में हमको लेना है रेंट, इंटरेस्ट और क्या लेना है? रॉयल्टी। रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी लेनी है। ये कहां से आई है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कहां से आया ये? इनकम फ्रॉम, जल्दी बता दो कहां से आया? प्रॉपर्टी से आया है, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से क्या आएगा? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा प्रॉफिट। क्या आएगा? प्रॉफिट। तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट को मिलाएंगे तो बनेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। और प्रॉफिट के भी हमारे पास होंगे 3 हिस्से। कौन कौन से हिस्से हैं भाई? रिटेन्ड अर्निंग्स, जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। और है हमारे पास डिविडेंड, और है हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्सेस या कॉर्पोरेशन टैक्सेस, एक ही बात है, कॉर्पोरेट
टैक्सेस। तो ये हो गए हमारे प्रॉफिट के हिस्से। अब है हमारे पास लास्ट क्या है, मिक्स्ड इनकम। भाई मिक्स्ड इनकम क्या है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या है ये, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इन सबको हमें प्लस कर लेना है और प्लस करके हमें क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम। क्या कैलकुलेट किया है हमने, डोमेस्टिक इनकम। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेशनल इनकम। तो भैया यहां तक तो हम पहुंच गए, आगे की भी तो नैया पार लगानी है। तो आगे की नैया कैसे पार होगी, तो भाई अगर NDP एट फैक्टर कॉस्ट, अगर हमारे पास COE प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेशनल इनकम जो होता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो भाई देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे नेट है, यहाँ पे भी नेट है, यानी कि नो चेंज, ठीक है। ओ थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ठीक कर लो। यहां हमें चाहिए NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या चाहिए, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। तो भाई NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे मिलेगा, नेट और नेट कोई चेंज नहीं करना, ये भी नेट ये भी नेट में, तो ग्रॉस में तो जाना नहीं है, कोई चेंज नहीं करने। फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ एक जगह है, कहाँ पे, हमको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। कहाँ जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, हमने क्या सीखा है, डोमेस्टिक छोटा नेशनल बड़ा है। नेशनल में बाहर वाले जितने भी हमारे देश के बंदे हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो बाहर गए हैं लेकिन इनकम बाहर से इंडिया में ले आएंगे, तो हम क्या करेंगे, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। तो इसमें अगर हमने NFIA ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमें, नेशनल इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी ये क्या होता है, ये होता है फीफा माइनस फीटा। फीटा और फीफा क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो नेशनल इनकम आपको समझ में आया कैसे निकलेगा, एक बार लिख ले जल्दी से। तो फिर हमारा फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, कि NNP at factor cost which is my national income is equals to COE plus mixed income plus operating surplus plus NFIA। तो ये सारी चीजें ऐड कर देंगे हम, देश की ये सारी चीजें, तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम। आ गई जी बात समझ, क्लियर। सबसे इजीएस्ट मेथड जो है ना वो यही वाला है, मुझे जो सबसे इजी मेथड लगता है, इनकम मेथड लगता है, बहुत लिमिटेड चीज है इसमें, ठीक है। पीछे जाके देखो जरा भाई क्या क्या है, COE compensation of employees wages and salaries in cash and kind, employers contribution to social security scheme जैसे कि पेंशन हो गया, जैसे कि प्रोविडेंट फंड यानी PF हो गया, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारी रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी होती है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप हमारा प्रॉफिट, जिसके 3 पार्ट्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमारी हो जाती है मिक्स्ड इनकम। तो इन सबको ऐड कर दीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए NFIA। क्या ऐड कर दीजिए, NFIA, तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इनकम मेथड से। तो भाई सबसे पहली बात, ट्रांसफर इनकम मत लेना। ट्रांसफर इनकम बोले तो जैसे कि आपको स्कॉलरशिप मिली है, मत लेना, ठीक है। स्कॉलरशिप हम नहीं लेते, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। आपको कोई
डोनेशन मिला है वो मत लेना क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम है। तो कोई भी ट्रांसफर इनकम जो आपकी फैक्टर इनकम नहीं है, खून पसीने से आपने नहीं कमाया है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स क्योंकि जो साल बने थे हम करेंट ईयर वाले ले लेते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स का इनकम फ्रॉम सेल हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई कमीशन है, ठीक है, आपने कोई सेकेंड हैंड गुड कमीशन में बिकवाया है, कोई कमीशन लिया है, तो कमीशन इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड हम नहीं लेते क्योंकि ऑलरेडी हमने ले रखा है, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी, वो हमको नहीं करनी है, ठीक है। विंडफॉल गेन्स यानी अगर आपने कोई लॉटरी जीती है उसकी भी इनकम नहीं आएगी। इलीगल इनकम जिसके ऊपर आप टैक्स पे नहीं करते, ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स लगा था टैक्स पे नहीं किया आपने, इलीगल इनकम जो है, जो आपकी क्या बोल सकती हूँ मैं, अंडरग्राउंड इकोनॉमी से कमाई हुई इकोनॉमी, काला धन, वो भी जो है वो नहीं आता है यहाँ पे। विंडफॉल गेन्स, इलीगल इनकम आर नॉट इंक्लूडेड। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी, जीएसटी भी नहीं आएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी यहाँ पे इनकम मेथड में हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है जी। आगे चले, अब क्या बात हुई, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। तो देखो शेयर्स एंड बॉन्ड्स हम बार बार एक दूसरे को बेचते खरीदते जाते हैं, आज मैंने खरीद लिए, कल उसने खरीद लिए, वही वाले फिर उसने खरीद लिए, तो ये तो मल्टीपल बार आ जाएंगे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज क्योंकि फैक्टर इनकम हो जाएगी, ब्रोकरेज जो है वो इंक्लूड होगा, लेकिन इस पे आपका इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब पे इनकम जो हमको मिलती है वो इंक्लूड नहीं होती। पेमेंट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड सेविंग्स, जैसे आपने कोई वेल्थ टैक्स दिया है, अब भाई एक्यूमुलेटेड सेविंग्स है, आपके पास कोई गिफ्ट टैक्स आपने दिया है, ठीक है, तो गिफ्ट टैक्स आजकल तो होता ही नहीं है, लेकिन वेल्थ टैक्स जो है 1% होता है आपके पूरे वेल्थ का, तो वेल्थ टैक्स जो है आपके पास खूब सारा पैसा है, धन है, दौलत है, उसके ऊपर सरकार आपसे टैक्स लेती है, वो भी हम एक्यूमुलेटेड सेविंग्स जितनी भी आपने, क्योंकि जो आपकी इनकम है वो आपका फ्लो कंसेप्ट है, इनकम जो है वो आपका फ्लो कंसेप्ट है, लेकिन जो एक्यूमुलेटेड सेविंग्स हो गई वो आपका स्टॉक कंसेप्ट हो गई। तो स्टॉक नहीं लेना, इनकम है ना, इनकम तो फ्लो कंसेप्ट है, तो नेशनल इनकम भी फ्लो कंसेप्ट है, और एक्यूमुलेटेड सेविंग स्टॉक हो गया, तो वेल्थ टैक्स जो आप दे रहे हो अपने एक्यूमुलेटेड सेविंग्स पे जो आपने बहुत दिनों से जमा करी है, उस वो भी नेशनल इनकम में नहीं आती। इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर ऑन कैपिटल बोरोड, कोई कंज्यूमर ने अगर कैपिटल बोरो किया है उसका इंटरेस्ट, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, नहीं आएगा। कंज्यूमर ने अगर कुछ बोरो किया है तो नहीं आएगा, लेकिन प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन यूनिट का इंटरेस्ट है तो वो आता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर ने कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट आएगा, कंज्यूमर ने लिया है तो नहीं आएगा। इंप्यूटेड रेंट यानी एस्टिमेटेड रेंट, क्या होता है ये, एस्टिमेटेड रेंट। तो भाई मैंने अपनी ही बिल्डिंग, अपनी ही जो कैपिटल है वो लगा के बिजनेस शुरू किया, अब ये बिल्डिंग मेरी है, मुझे रेंट नहीं देना, रूम मेरा है, मुझे रेंट नहीं देना, यहीं से मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है तो उसका रेंट नहीं, तो इंप्यूटेड रेंट मुझे डालना है नेशनल, मतलब एस्टिमेट करो कि अगर ये हमने रूम या ये फ्लैट या बिल्डिंग हमने अगर रेंट पे ली होती तो कितने में ली होती, तो उसका इंप्यूटेड वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू हमें डालना है। सैलरी, जैसे कि जो ओनर है, ओनर अपने आप को सैलरी नहीं देता, लेकिन ओनर की इंप्यूटेड सैलरी हमें नेशनल इनकम में लेनी है। सेल्फ कंजम्पशन, जो फार्मर्स हैं वो अपने लिए भी फूड क्रॉप्स उगाते हैं, अपने लिए भी फूड क्रॉप्स उगाते हैं, तो सेल्फ कंजम्पशन का भी इंप्यूटेड वैल्यू यानी एस्टिमेटेड वैल्यू हमें नेशनल इनकम में
लेना है। ठीक है, तो ये इन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस क्या क्या है? ट्रांसफर इनकम नहीं लेनी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेना, लेकिन उस पर कोई कमीशन है तो ले लेंगे। विंडफॉल गेन्स, इलीगल इनकम जो है नेशनल इनकम में नहीं आती। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ये सब भी हमारे इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो नहीं आएगा। आगे चलें। नेक्स्ट हमारी बात हो रही है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स बार बार खरीदे बेचे जाते हैं तो वो भी नहीं आएंगे, लेकिन उन पे जो ब्रोकरेज लग रहा है वो इंक्लूड होता है। पेमेंट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड सेविंग स्टॉक है, नहीं लेंगे। वेल्थ टैक्स नहीं लेंगे। इनकम जो है वो हमारा फ्लो कंसेप्ट होता है। इंटरेस्ट अगर कंज्यूमर ने पे किया है तो नहीं लेना है, और अगर प्रोड्यूसर ने पे किया है तो लेना है। इंप्यूटेड यानी एस्टिमेटेड रेंट हुआ, एस्टिमेटेड सैलरी, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड्स, ये सारी चीजें नेशनल इनकम में आती है। तो यहां हमने पढ़ लिया है अपना इनकम मेथड। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल देखनी है ताकि सारे के सारे 6 नंबर हमारे हो जाएं न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, आई होप आपको इनकम मेथड समझ में आया हो। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। टिल देन, लर्न विद स्माइल।